16 साल बाद मुझे अपने पुराने मोहल्ले जाना पड़ गया। मैं इतने साल बाद अचानक इस मोहल्ले में आया था, सब कुछ बदल चुका था। ये वो मोहल्ला था जहां मैंने अपना बचपन, अपनी जिंदगी गुजारी थी। फिर अबू को तबादला हो गया और हमने ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और आज जब इतने साल बाद एक बार फिर इसी मोहल्ले में वापस आया हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मैं पुरानी गलियों में चलता जा रहा था। वहां कोई मुझे नहीं जानता था। चलते चलते एक पुराने घर के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। इस घर की सारी दीवारें टूट चुकी थी और दरवाजा भी पुराना हो चुका था। इस घर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। वो हमारे पड़ोसियों का घर था और मैं बचपन और जवानी में भी अक्सर उनके घर खेलने जाता था। सच पूछें तो खेलना सिर्फ एक बहाना था। मैं असल में शबाना को देखने जाता था। शबाना बहुत खूबसूरत और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त वो सिर्फ बचपन तक थी। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझ इससे प्यार होने लगा था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर हम लोग हमेशा के लिए ये मोहल्ला छोड़कर चले गए थे और शबाना यहीं रह गई। शबाना की एक बहुत अच्छी दादी भी थी जो मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी और मैं भी उन्हें अपनी सगी दादी की तरह समझता था। मगर अब तो कुछ भी नहीं रहा था। शायद इसकी शादी हो गई होगी और अब तो इसके बच्चे भी हो चुके हों। इतने साल जो गुजर चुके थे और उसकी दादी तो अब यकीनन फौत हो चुकी होंगी, क्योंकि वो तो इसी वक्त बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थी। और अब तो इतने साल गुजर गए और मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं था कि ये घर अब भी उन्हीं का है या वो भी ये घर छोड़कर चले गए थे। फिर भी बेइख्तियार मैंने दरवाज़ा खटकाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और जिसने दरवाज़ा खोला था उसे देखकर मेरी सांस गले में अटकने लगी। मैं सदमे और हैरत से इसे देखे जा रहा था। वो शबाना थी, बिल्कुल वैसी शबाना जैसी मैं इस छोड़ कर गया था। वो बिल्कुल नहीं बदली, ना उसका चेहरा, ना रंग और ना ही इस पर वक्त गुजरने का कोई असर हुआ था। वो अभी भी वैसी ही खूबसूरत और जवान थी। मुझे देखकर उसने उदासी से कहा, तुम आ गए बासित, में इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम यूं बना बताए चले गए थे, ऐसे भी कोई जाता है क्या? मैंने इसकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदगी से सर झुका लिया और माजरत करते हुए बोला कि सॉरी शबाना, इस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे और यही वक्त का फैसला था कि हम 2 जुदा हो जाते। मेरी बात सुनकर उसने अपनी आंखें साफ की और बोली, चलो अभी यहीं खड़े रहोगे, अंदर भी आओगे? शबाना की बात पर मैं अंदर उनके घर में चला गया। उनका पुराना घर बिल्कुल वैसे था जैसे 16 साल पहले था। कुछ भी नहीं बदला था। मैं अंदर जाते हुए घर का जायजा भी लेता जा रहा था। फिर चलते चलते मैं अचानक ठिठक कर रुक गया। मेरी जो सामने नजर पड़ी तो मैं शाकिद हो गया। सामने एक चारपाई पर शबाना की दादी बैठी थी। मैं उसकी दादी को जिंदा देखकर हैरान था। इतने साल बाद न सिर्फ वो जिंदा थी बल्कि वैसी की वैसी सेहतमंद थी। मैं आंखें फाड़े उन्हें देखे जा रहा था, ऐसा कैसे मुमकिन था? फिर मैंने उसकी दादी को सलाम किया। दादी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, कैसे हो बासित? इतने साल बाद कैसे याद किया हम गरीबों को? मैं दादी की बात सुनकर मजीद हैरान हो गया। उन्होंने सिर्फ एक नज़र देख लेने पर ही मुझे पहचान लिया था, जबकि मेरी शक्ल इतने सालों में काफी तब्दील हो चुकी थी और जब मैं यहाँ से गया था तब मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। मैं उनकी याददाश्त पर काफी हैरान था। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल कह रहा था कुछ गलत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं दादी? फिर दादी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। इसी वक्त शबाना ने अपने मुलाजिम को आवाज देकर कहा, नाजिम चाय लेकर आओ। मैं शबाना की बात सुनकर एक हैरत में डूब गया। नाजिम इनके घर का काफी पुराना मुलाजिम था और वो इस वक्त भी उन्हीं के घर काम करता था जब हम छोटे थे, और आज इतने साल बाद भी वो इसी घर में मुलाजिम था। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैंने शबाना से पूछा, क्या नाजिम अब भी यहाँ काम करता है? शबाना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ नाजिम अब भी हमारे घर में काम करता है। सब कुछ वही है जैसे तुम छोड़कर गए थे, बस तुम ही बदल गए हो। शबाना ने शको किया और मैं उसके शिकवे पर मजीद शर्मिंदा हो गया। फिर शबाना की दादी ने एक निहायत अजीब व गरीब बात कही, बेटा तुमने हमारे घर में मौजूद कब्रें देख लें
मैं उनकी बात सुनकर बुरी तरह उलझ गया और मैंने हैरानगी से शबाना की तरफ देखकर पूछा, ये दादी कौन कब्रों की बात कर रही हैं और घर में किसकी कब्रें हैं? दादी ने कुछ शर्मिंदगी से मेरी तरफ देख दरिंदा इदमुखोर मुसन्निफा सजीला निसार किस्त नंबर 8 लेस्ट एपिसोड विशेष ऊंची चलाया था और उसको अपने गिले से लगाया था। वो अब बाकायदा रो रहा था। पास लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया था और 5 मिनट में एम्बुलेंस वहां मौजूद थी। उसकी नब्ज चल रही है लेकिन बहुत स्लो, उसको अस्पताल लेकर जाना होगा जल्दी। एक डॉक्टर ने विशफा के हाथ को पकड़ते हुए कहा तो आर्स ने चेहरा उठाकर डॉक्टर को देखा और फिर जल्दी से विशफा को गोद में उठाता एम्बुलेंस में डाला था और उसके पास बैठकर इसके हाथ को थामा था और डॉक्टर्स उसको चेक कर रहे थे। जल्दी करें, हालत बहुत नासाज है, डॉक्टर ने एम्बुलेंस चलाते शख्स से कहा। तो इसने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी थी और आर्स बस इसके चेहरे को तक कर ना जाने क्या बड़बड़ा रहा था। एम्बुलेंस के पहुंचते हैं विशफा को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था और आर्स बाहर खड़ा दरवाजे पर ऊपर करके शीशे की बनी खिड़की से लब भयंची उसको देख रहा था। फिर इसकी हालत बर्दाश्त न हो सकी तो सामने टेबल पर बैठ गया। इर्द गिर्द से बहुत से लोग गुजर रहे थे। इतनी भीड़ में पहली दफा आया था लेकिन आज पहली दफा उसको किसी की खुशबू से कच्चे फर्क न पड़ा था और न ही उसको तलब हो रही थी किसी चीज की, किसी शख्स की। अब सिर्फ उसको विश चाहिए थी, हर हाल में चाहिए थी। इसने फैसला कर लिया था अगर विश को कुछ हो गया तो जिंदा ये खुद भी ना रहेगा, खुद को भी खत्म कर लेगा। इसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो ये फौरन इसकी तरफ गया। कुकक्सा है विश, इसकी आवाज में डर था। आप मम्मी इसका शौहर, अच्छा इनका बहुत बिल ज़ाय हो चुका है, जल्द पॉजिटिव का अरेंज करें, वक्त बहुत कम है, अब उन डॉक्टर को बताएं अरेंज करके। डॉक्टर जल्दी से कहता अंदर गया था तो आर्स ने पास खड़े इस डॉक्टर को देखा जिसने बिल लेना था। मेरा खून तो मैच हो जाएगा चाहे जो भी बिल विशफा को चाहिए हो, क्योंकि सबको मेरा बिल लग सकता है। ये सोचते हुए डॉक्टर की तरफ पलटा था। मेरा बिल ले ले, मेरा सैम है, चली जल्दी चली। आर्स बेड पर लेटा तो डॉक्टर ने जल्दी से उसको बिल लेने के लिए बोतल लगाई। जैसे जैसे बिल बोतल में जा रहा था डॉक्टर की आंखें वैसे खिल रही थी, मतलब हैरत से उसको यूं हैरान बोतल की तरफ देखता पा। आर्स ने नफी में सर हिलाया। सर अब इंसान ही है न? तवक्को के मुताबिक डॉक्टर की तरफ से सवाल हुआ था। नहीं जानवर हूँ, किसने चिढ़ते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब इतना गाढ़ा और सुर्ख बिल के ब्लैक लग रहा है, मैंने ऐसा कभी बिल नहीं देखा। तो पूछा इसीलिए तो कह रहा हो जानवर हूँ, तेरा खून पी जाएगा अगर तूने जल्दी ना किया तो। अगर मेरी विश को कुछ हुआ तो तेरा काम तमाम करूंगा, इसने गुस्से से चबाते हुए कहा। तो वो डर के मारे वहां से रफू चक्कर हो गया। खून की बोतल देने के बाद वो बेड पर हाथों में सर गिराए बैठा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं घर से जाता ना वो मुझे ढूंढने के लिए निकलती। और ट्रक से बोलता बोलता रुका और एक झटके से अपना सर उठाया। ट्रक, हाँ ट्रक में इस ट्रक वाले को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझसे मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की। मेरी जान मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब इसकी बारी है अपनी जान देने की, मैं इससे इसकी जिंदगी ही छीन लूंगा। सर आंखों में जुनून था एक, और जिंदगी को खत्म करने का जुनून एक झटके से उठा और वहां से चला गया। अब ये इस ट्रक वाले का शिकार करने जा रहा था, ये सोचे बगैर कि अगर एक जान लेगा तो इसके बदले उसको एक जान देनी भी हो गई, चाहे वो विशफा की क्यों ना हो। और वही हुआ जिसका डर था। आर्स ने इसका काम तमाम कर दिया था और अब होशत से खड़ा इस मुर्दा शख्स को देख रहा था। उसने सिर्फ इसकी जान ली थी, इसके गोश्त इसके खून को हाथ तक ना लगाया था। अपने होशो हवास में तुम्हें खाना ये अब मेरी आदत नहीं रही, अब मौत भी मंजूर है, पर अब किसी भी शख्स का खून गोश्त मुझ पर हराम है। ये कहता हुआ वहां से चला गया था, ये जाने बगैर कि किसी को इसके प्यारे से छीनने से खुद के प्यारे भी पास नहीं रहा करते। अस्पताल के दरवाजे के सामने खड़ा इसके लिए दुआएं कर रहा था, पर ना जाने खुदा को क्या मंजूर था। उसके आंसुओं इसकी आंखों से निकलने के लिए बेताब थे, पर उसको खुद पर जब्त करना था। कि एक डॉक्टर चेहरे से मास्क उतारता इमरजेंसी रूम से बाहर निकला था। अर्स इसकी तरफ बढ़ा था। जब आप लाए थे इनको यहाँ, इनके बचने का कोई चांस न था, पर हमने कोशिश की कि क्या मालूम अल्लाह मौजिज़ा देखा दे। पर डॉक्टर ने फिक्रा अधूरा छोड़ा, पपी पर किया
इसकी आवाज़ डगमगा थी। डॉक्टर के चेहरे का मतलब समझता फौरन से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जो शायद लाख था। दरवाज़ा खोलो मिमिंजई, मेरी विश से मिलने दो। इसके बजाने पर भी ना खोला गया तो आंसू भरी आंखों से दरवाजे से भी कमरे में मशीनों में जकड़े वजूद को देखने लगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो? 1 साल बाद अस्को इस घर में मौजूद 1 साल हो चुका था जहां ये विशफा के साथ आया था और खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, लेकिन बाहर की कोई चीज इसकी सोच का मरकज न थी। कुछ तल्ख सोचों ने इसके दिमाग को घेरा हुआ था। आज 1 साल हो गया था इस चीरने वाले तल्ख वाक़े को। खिड़की के पास खड़ा शुरू से लेकर सोच रहा था और शुफा से मुलाकात, और उसकी सोच इस जगह इस मंजर पर रुकी थी जहाँ विशफा बेबस मशीनों में जकड़ी थी। अपनी सोच को वहां तक आते ही इसका जब्त जवाब दे गया था, और सोच ने भी नफी कर दी थी जैसे कुछ और उगे ना सोचना हो। अपनी आंखों को साफ करके पलटा था और बेड पर इस दुनिया जहान से बेगाना पड़े वजूद को देखा था। छोटे छोटे कदम लेता इसके पास गया और इसकी पेशानी को चूमा। अब इसका रुख किचन की तरफ था जहान आज इसने बिरयानी बनानी थी। 1 साल में बहुत कुछ बदला था और इसको अब ना तो गोश्त की तलब होती थी और ना ही खून की। अब ये इंसानी खानों पर लग गया था। महीने में एक बार दिल करता पर विशफा के लिए अपनी ख्वाहिश को दबा जाता। बिरयानी की बहुत कमाल की खुशबू आ रही थी कि किचन के दरवाजे पर खड़े वजूद की खुशबू इस बिरयानी की खुशबू से ज्यादा थी। आस के लब मुस्कराए थे। आने वाले वजूद ने अस को डराया था, लेकिन आस जरा न डरा था और पलटकर मुस्करा कर अस को देखने लगा था। तुम कभी तो डर जाया करो, इसने इसके सीने पर मुक्का मारते हुए मसनूई खफगी से कहा। अच्छा, तुमने डराया था मुझे? इसने मजीद शरारत की तो इसने घूरा। हाय क्या खुशबू है आस, इसने सुंगते हुए मुस्करा कर कहा। हाँ ना, बहुत अच्छी खुशबू है, इसने असको जैकेट से पकड़कर खींचते हुए कहा। तो इसने दोबारा घूरा। मैं बिरयानी की बात कर रही हूँ, इसने असको पीछे धकेलते हुए कहा। तो मैं भी इस विश नामी बिरयानी की बात कर रहा हूँ। इसकी बात पर वो खिलखिलाकर हंसी थी और उसके कंधों पर हाथ रखती उचक कर पीछे बिरयानी की शक्ल देखी थी जो इसकी भूख मिटा रही थी। बन गई है तो खाते हैं ना, इसने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। पहले बिरयानी का टेक्स्ट इसने जुमानी अंदाज में कहा तो इसकी बात का मतलब समझती इसने एक मुक्का इसके कंधे पर चिढ़ा था और अरस का कहकहा था। अभी नहीं बनी जानो, इसने इसके गाल खींचते हुए कहा। आज तुम्हें याद है? नहीं, इसने आंख दबाते शरारत से कहा। बदतमीज, सुनोगे तो फिर है। अच्छा बोलो, इसने मुस्कुराते हुए कमर से पकड़कर हिसार में लेते हुए की। जब पहली बार तुम्हें बिरयानी दी थी तो तुमने क्या कहा था? हाय 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 यार, ना याद करवा, मुझे अच्छे से याद है, इसने हंसते हुए कहा। क्योंकि सीन कुछ यूं था। जब इसने आर्स के सामने बिरयानी रखी और खाने को कहा तो पहले 5 मिनट आर्स ने इसका मुआयना किया। ये खाने के लिए है ना कि मुआयने के लिए? मैं देख रहा हूँ इंसानों के गोश्त। आई मैन लीग पेस इतना छोटा केले होगी किसी बच्चे का लाई हो, इसने लीग पेस उठाते हुए निहायत सीरियस अंदाज में कहा। इसकी आंखों में भी शरारत न थी और विशफा का कहकहा गूंजा था। मिस्टर आर्स, ये लीग पेस इंसान का नहीं मुर्गी का है। ये मुर्गी का इतना सा, इसने हैरत से इसके सामने लीग पेस लहराते हुए कहा। जी, इसने हंसते हुए चम्मच मुंह में डाला। पर इतो से मेरा कुछ ना बनेगा, और ये बिला किया है, इसने चावलों की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए कहा। आर्स, ये राइस हैं, इसने भी मुंह टेढ़ा करके कहा। राइस हैं या माइस हैं? तुम कुछ मसा लाओ यार, किसी इंसान का बाजू ले और सीना टांग वगैरह कुछ भी, इसने दोनों पांव ऊपर करते हुए कहा। तो विशफा ने घूरा था और आर्स ने दांत दिखाए थे। वैसे यार, जिंदगी की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई। आर्स ने चावलों को दम देते हुए कहा। कौन सी? विशफा ने इसकी कमर में अपने हाथ डालते हुए कहा। ये कि खूबसूरत रात हो, हल्की हल्की धुंध हो और सर्दी अपने उरूज पर हो, हम बाहों में बाहें डालें, सुनसान सड़क पर चल रहे हूँ। ये कहकर आर्स ने विशफा के चेहरे की तरफ देखा जो मुकम्मल माहौल में गुम थी। इसने इसके हाथ अपनी से हटाए और थोड़ा पीछे हुआ और खूबसूरत हुआ मौसम को और रोमांटिक बनाए। और फिर एक शख्स बाइक पर पास से गुजरे। इसकी बाइक सी स्पीड ज्यादा ना हो और तुम स्ट्रक्चर नंबर 261 खौफनाक कोहान। होश आने के बाद ज़ेबा ने खुद को एक बहुत खूबसूरत और आरामदेह बिस्तर पर पाया। काफी देर तक इसे समझ नहीं आए वो कहाँ है। मुर्दा खाने में देखी जाने वाली लाश का मंजर इसकी याददाश्त से निकल चुका था। उसने खुद को एक आरामदेह माहौल में पाया। कमरे में जीरो का बल्ब ऑन था। एल का हल्का अंधेरा था। ज़ेबा पूरी तरह से जब बेदार हुई तो ये कमरा इसका कमरा नहीं था।
कमरा पूरी तरह से आरास्ता किया गया था। एक जानिब भारी नफीस पर्दे लगे हुए थे। इसी रंग का 2 सीट वाला सोफा और एक साइड टेबल रखा था। टेबल पर किसी का फोटो फ्रेम भी था। फोटो फ्रेम में लगी हुई तस्वीर किसी मर्द की लग रही थी। दूसरी जानिब एक लैंप था। हल्की हल्की रोशनी के साथ इसमें से खुशबू भी निकल रही थी। कमरे में फैली भीनी भीनी सी खुशबू इसके दिमाग को काफी पुरसुकून किए जा रही थी। इसे याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों और कैसे आए। ज़ेबा ने उठकर फ्रेम में लगी तस्वीर को देखना चाहा तो एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खातून अंदर दाखिल हुई। बहुत मेहरबान और शफकत भरी आवाज़ में इसका हाल पूछा और मज़ेदार सूप पिलाया। सूप पीने से ज़ेबा ने काफ़ी एनर्जी महसूस की और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। खातून ने इसे रोका नहीं और इसे एक खूबसूरत अंगूठी तोहफे में दी। ज़ेबा ने चुपचाप अंगूठी पहन ली। ज़ेबा को खुद नहीं मालूम था वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। खातून ने अपने ड्राइवर के साथ इसे घर भिजवा दिया। ज़ेबा खामोश गुमसुम बैठी थी कि ड्राइवर ने कहा, मैडम आपका घर आ चुका, आप जा सकती हैं। ज़ेबा ने चौंक कर ड्राइवर की तरफ देखा। इससे पहले कि वो पूछती मेरा घर आपको कैसे पता, ड्राइवर ने भारी आवाज में अल्लाह हाफिज कहकर गाड़ी को न्यूट्रल में रखकर रेस पर बार बार पाँव रखने लगा, जैसे इसे वापसी की जल्दी है। ज़ेबा बगैर कोई बात किए नीचे उतर आई और घर में दाखिल हो गई। घर दाखिल होते ही जैसे सब सीने से याद आने लगे। जहन पर खासा जोर देने पर भी इसे याद नहीं आ रहा था कि वो बेहोश क्यों हो गई थी और वो आंटी थी कौन, क्यों मेरे हाथ में अंगूठी पहना दी। खैर ये सोचते सोचते ज़ेबा को नींद ने आ लिया और गहरी नींद सो गई। सुबह हसब मामूल उठी, फ्रेश होकर नमाज पढ़ी और कुछ वक्त गुजरने के बाद पाक सिर को चल पड़े। आज पार्क में इसके अलावा अभी तक कोई नहीं आया था। वो तेजी तेजी से अपने ट्रैक पर चल रही थी कि जमीन पर गिरी किसी चीज से ठोकर लगी और धड़ाम नीचे गिर गई। उसने देखा अचानक न जाने कहां से वही लॉन्ग कोट और बूट वाला इसके करीब आया और उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। ज़ेबा जैसे हवास में ना रहे और उसके हाथ में हाथ दिया। इसने एक झटके से ज़ेबा को उठाया। ज़ेबा अभी तक इसका चेहरा नहीं देख पाए। इस शख्स ने ज़ेबा के हाथ पर बोसा दिया और चला गया। ज़ेबा को एक अनजानी से कैफियत में मुब्तला करके गायब हो गया। ज़ेबा पार्क के सिक्योरिटी गार्ड के पास आई और पूछा कि यहाँ रोज़ाना एक लॉन्ग कोट में मलबूस शख्स आता है, इसके साथ कौन सी ख्वातीन आती हैं? गार्ड ने हैरानी से पूछा। कौन शख्स? यहाँ काफ़ी दिन से कोई मर्द नहीं आया, सिर्फ ख्वातीन होती हैं। काफ़ी अरसे से इनके साथ कोई मर्द इस पार्क में नहीं आया। ज़ेबा ने कहा कि मैंने खुद देखा था, आप उसे बड़े अदब से सलाम कर रहे थे। गार्ड ने कहा, यहाँ सिर्फ आपके साथ एक साहिबती है, आप दोनों एक साथ अंदर दाखिल होते हैं, तभी उनसे दुआ सलाम हो जाता है, बाकी ख्वातीन अकेली होती हैं। ज़ेबा को एक और झटका लगा, मतलब लॉन्ग कोट और बूट वाला शख्स इसी के साथ आता है। उन्हीं सोचों में गुम ज़ेबा घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही ज़ेबा को फ़ोन कॉल याद आ गई। उसने नाश्ता करने के दौरान माँ से पूछा, अम्मी हमारे पास बैंक में तकरीबन कितने पैसे होंगे? माँ ने हंसकर पूछा, क्यों सुबह सुबह पैसों की याद आ गई? अम्मी में सोच रही थी अपनी गाड़ी ले ली जाए। माँ ने बताया कि यही कोई 4 लाख तक होंगे। हम आज अबू होते तो शायद हमारे पास गाड़ी भी होती। वैसे उम्मी, अबू के साथ क्या हादसा हुआ जो वो लापता हो गए? ज़ेबा ने बहाने से पूछा तो उसकी उम्मी दुखी हो गई। उन्होंने बताया कि वो गैर कानूनी तौर पर कनाडा जाते हुए पकड़े गए। इसके बाद आज तक नहीं मालूम हुआ कि वो कहाँ हैं। ज़ेबा भी दुखी हो गई और खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। जल्दी से तैयार होकर अस्पताल पहुंच गई। आज अस्पताल में काफी हुजूम सा था। ज़ेबा की ड्यूटी वार्ड में लग गई। बारी बारी तमाम मरीजों को देखने के बाद स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी तो पीछे से वही स्ट्रेचर 261 तेजी से चलता हुआ इसके करीब रुक गया। ज़ेबा ने देखा कि वो खून से लथपथ था। पूरे कॉरिडोर में ज़ेबा के अलावा कोई नहीं था और स्ट्रेचर का ज़ेबा के सामने आकर रुक जाना
किसी खास बात की जानिब इशारा था। ज़ेबा वापस वार्ड की तरफ पहुंची और अपना लैपटॉप खोला तो कुछ सर्च करने लगी। काफी देर सर्च करते हुए गुजर गई, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। कई फाइलें फिर विल डाले मगर कुछ समझ नहीं आए। अचानक ज़ेबा को ख्याल आया, सईद अहमद, स्ट्रेचर नंबर 261। नीचे तारीख दर्ज थी, तारीख 6 माह पहले की थी, यानी जब सर आसिम इनको पहली मर्तबा मुर्दा खाने लेकर आए थे। ज़ेबा ऑपरेशन थिएटर पहुंची। यहाँ देखा स्ट्रेचर 260, 262, 263 थे, लेकिन 261 गायब था। अजीब कश्मकश में उलझती जा रही थी, जैसे कोई ताकत इसे इस तहकीक में उलझा रहे हो। यही सोच रही थी, इसे कुछ किसर पेसर की आवाजें सुनाई दी। आहिस्ता आहिस्ता आवाजें तेज हुईं और फिर मध्यम। इसी दौरान ज़ेबा को आवाजों की समत का अंदाजा हो गया। ज़ेबा ने इस समत कान लगाकर सुनना चाहा तो दीवार की जानिब बढ़ी तो महसूस हुआ यह दरवाज़ा है, ऑपरेशन थिएटर में ही एक और खुफिया रूम। ज़ेबा ने हल्का सा धकेला, दरवाज़ा उगे को हो गया। अंदर का मंजर नाकाबिल बर्दाश्त था। ज़ेबा की बहुत बड़ी तस्वीर जो लाकेट में थी दीवार पर टंगी हुई थी। सर फारूक के अलावा 2 डॉक्टर्स भी वहां मौजूद थे। डॉक्टर अतार रहमान एक स्ट्रेचर पर झुके हुए थे। ज़ेबा की नज़र पड़ी तो ये 261 नंबर था। इस पर लेटी हुई औरत ज़ेबा ने जब गौर किया तो खुद ज़ेबा ही थी। इससे पहले कि ज़ेबा की चीख निकलती, किसी ने पीछे से आकर इसके मुंह पर हाथ रख लिया। ज़ेबा लड़खड़ा कर गिर पड़ी। होश आने पर फिर वही मेहरबान खातून हाथ में सूप लिए उसके सामने खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मोहब्बत भरे अंदाज में बोले, बेटा सूप पी लो, थोड़ी ताकत अलिफ जाए तो घर चली जाना। ना चाहते हुए भी ज़ेबा ने सूप पी लिया। सूप ज़ेबा के जहन से तमाम सोचों को निकाल कर पर सिक्कों कर देता, पर यह मेहरबान आंटी थी कौन? ज़ेबा इस उलझन से बाहर नहीं निकल पाई। जारी है। स्ट्रेचर नंबर 261 से सर आसिम को फ़ोन मिलाया। हैरत अंगेज तौर पर सर ने फ़ौरन फ़ोन उठाया। इससे कबल के ज़ेबा उनसे मदद मांगती, सर ने खुद ही मशवरा दिया कि तुम प्रोफेसर शमीम अल-दीन से राब्ता करो, वो इस सिलसिले में काफ़ी रहनुमाई करेंगे। और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखना, तुम्हारी जान को खतरा भी बहुत है। सर मुझे आप इस केस में उलझाकर खुद चले गए। ज़ेबा ने भरपूर शको कर डाला। प्रोफेसर शमीम अल-दीन आपके साथ हैं और कोई भी काम करने से पहले उनसे पूछ ज़रूर लेना, लेकिन इनके अलावा किसी से भी इस केस के मुतालिक बात की तो नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। ये सुनकर ज़ेबा खौफ से लरज़ गई। इसने सोचा वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। 2 दिन ज़ेबा घर से बाहर नहीं निकली। तीसरे दिन सारा इसके घर पहुंच गई। ज़ेबा, प्रोफेसर शमीम अल-दीन ने तुम्हें बुलाया है। ज़ेबा खौफज़दा हो गई। ज़ेबा ने अब तक के तमाम हालात सारा को बता दिए। हालांकि सर आसिम ने सख्ती से मना भी किया था। ज़ेबा ने यह भी बताया कि जब वो मुर्दा खाने लड़की की लाश देखने गए लॉन्ग बूट पहने हुए थे। इसका है बाका अलिफ।